नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज में पहली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां यमुना की सफाई को लेकर मंथन का दौर जारी है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और दिल्ली पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा शामिल रहे। यमुना की सफाई को लेकर हुई इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, आगे उस पर हमारी रिपोर्ट के जरिए तफसील से आपको बताएंगे। इसके बाद अगली खबर यूपी के बलरामपुर से रहेगी, जहां धर्मांतरण के खेल के मास्टरमाइंड झांगूर बाबा के घर बुलडोजर एक्शन जारी है और एटीएस की गिरफ्त में झिंगूर बाबा को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक झिंगूर बाबा 4000 से अधिक लड़कियों का धर्मांतरण करवा चुका है और इसके लिए झांगूर बाबा को विदेशी फंडिंग मिल रही थी। इतना ही नहीं, झांगूर बाबा का नाम मुख्तार अंसारी से भी जोड़ा जा रहा है। इस बारे में हम आपको आगे अपनी रिपोर्ट के जरिए विस्तार से बताएंगे। अगली खबर हिमाचल में बाढ़ और बारिश को लेकर रहेगी, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो चुका है और अब तक कई लोग इस प्राकृतिक आपदा की वजह से अपनी जान तक गंवा चुके हैं। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे हरियाणा के गुरुग्राम, जहां इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को उसके पिता ने मौत के घाट उतार दिया। इस खबर के बाद अगली खबर कॉमेडियन कपिल शर्मा को लेकर रहेगी। कनाडा स्थित कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई। इस हमले की जिम्मेदारी हरजीत सिंह उर्फ लाडी ने ली है, लेकिन सवाल यह कि कौन है हरजीत सिंह उर्फ लाडी और कपिल शर्मा से उसकी क्या दुश्मनी। हम अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन और क्यों यह दुश्मनी पनपी। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर और दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें जो सीधा जुड़ी है आपसे। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां यमुना की साफ सफाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार प्रयासरत है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीएम रेखा गुप्ता के साथ बैठक की। इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीआर पाटिल और दिल्ली पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री परवेश वर्मा शामिल रहे। लेकिन इस बैठक से क्या कुछ निकला, वो जानने के लिए आपको जरूर देखनी चाहिए हमारी ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली की जीवन रेखा कही जाने वाली यमुना नदी को फिर से स्वच्छ और जीवनदायिनी बनाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लगातार जारी प्रयासों को लेकर एक बड़ी पहल की गई। यमुना नदी के पुनर्जीवन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीआर पाटिल भी बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र भी गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मौजूद थे। बैठक में यमुना की सफाई और पुनर्जीवन को लेकर समन्वित कार्य योजनाओं की प्राथमिकता पर जोर दिया गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यमुना में वाटर फ्लो सीवर की सफाई को लेकर अलग अलग अभियान दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार की निगरानी में चलाए जाएंगे। वाटर लॉगिंग की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार, गृह मंत्रालय की समन्वय समिति के साथ विशेष रणनीति बनाई जाएगी। बहरहाल इस बैठक और कार्य योजना से ये साफ हो गया है कि यमुना को पुनर्जीवित करना अब सिर्फ एक प्रशासनिक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बनने के मार्ग में आगे बढ़ रहा है। दिल्ली वासियों को आने वाले वक्त में स्वच्छ पानी और एक प्रदूषण मुक्त यमुना की उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली में बह रही यमुना की सफाई और यमुना से भविष्य में जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर दिल्ली के गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा शामिल रहे। इस बैठक में तय किया गया कि किस तरह से यमुना की सफाई का जो अभियान है और तेज चलाया जाएगा। यमुना का जो वाटर फ्लो है उसको बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। रिवर वाटर फ्रंट को लेकर भी दिल्ली सरकार काम करेगी। साथ ही साथ बोट, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार कह रही है कि यमुना की सफाई के साथ साथ यमुना को एक टूरिस्ट प्लेस और लोगों की सुविधाओं के लिए यहां पर बोट चलाने की प्लानिंग है।
वो भी दिल्ली सरकार इस योजना में चर्चा की है। केंद्र सरकार के साथ इस बैठक में तकरीबन 1.5 घंटा चर्चा हुई, जिसमें कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर यमुना सफाई के साथ साथ यहाँ पे होने वाली एक्टिविटी को लेकर काम शुरू करेंगे। यमुना सफाई दिल्ली सरकार का एक प्राथमिक एजेंडा है और जिसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार अलग अलग बैठकें कर रही है। गृह मंत्रालय में इससे पहले भी यमुना सफाई को लेकर एक बैठक हो चुकी है, जिसमें कई रणनीति बनाई गई। आज हुई इस बैठक में उन रणनीतियों का भी फॉलोअप लिया गया। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। अब खबर यूपी के बलरामपुर से है, जहां धर्मांतरण के खेल के मास्टरमाइंड झांगूर बाबा के घर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। इस बीच झांगूर बाबा से पूछताछ में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक झांगूर बाबा 4000 से अधिक लड़कियों का धर्मांतरण करवा चुका है और इसके लिए विदेशी फंडिंग लगातार उसे मिल रही थी। यह रिपोर्ट जरा आप देखें और जानें कि क्या है यह धर्मांतरण का खेल। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड। जलालुद्दीन उर्फ झांगूर बाबा। एक तरफ तो एटीएस की गिरफ्त में है, तो दूसरी तरफ बलरामपुर में उसके घर को मिट्टी में मिला दिया गया। 3 दिन तक चली बुलडोजर कार्रवाई में जलालुद्दीन की पाप की कोठी जमींदोज हो गई। वहीं जलालुद्दीन के काले साम्राज्य पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल जलालुद्दीन उर्फ झांगूर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन से लगातार पूछताछ जारी है। इस बीच झांगूर बाबा का मुख्तार अंसारी गैंग से भी कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसके चलते झांगूर बाबा विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल खरीद फरोख्त में किया करता था। झांगूर बाबा के गिरोह द्वारा काफी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया और इसके लिए काफी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़े अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें नेपाल बॉर्डर के काफी करीब है और नेपाल बॉर्डर पर डेमोग्राफिक चेंजेस के प्रयास काफी समय से नोन है। ये इस बड़े प्रयास का हिस्सा हो सकता है। आपको बता दें कि जैसे जैसे 70 वर्षीय जलालुद्दीन उर्फ झांगूर बाबा से पूछताछ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसके काले कारनामों की परतें भी खुलती जा रही हैं। 4000 से भी ज्यादा लोगों को धर्मांतरण कराने वाले इस बुजुर्ग पर ईडी, एटीएस और आयकर विभाग जैसी शीर्ष जांच एजेंसियों ने एक्शन शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि झांगूर बाबा का सबसे करीबी सलाहकार अब्दुल मोहम्मद राजा झांगूर बाबा को लड़कियों को फंसाने की ट्रेनिंग देता था। झांगूर बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा का स्विस बैंक में अकाउंट,
छांगुर बाबा मनी लॉन्ड्रिंग, धर्मांतरण, हवाला ट्रांजैक्शन, विदेशी फंडिंग में था संलिप्त। यूपीएसटीएफ की एफआईआर के बाद ईडी ने काली कमाई, जालसाजी की शुरू की जांच। शिजराए तैयबा नाम की किताब के जरिए करवाता था धर्मांतरण। 3 से 4 हजार हिंदुओं को टारगेट कर करवाया धर्म परिवर्तन। करीब 1,500 से ज्यादा महिलाओं का करवाया धर्मांतरण। 40 फर्जी संस्थाएं और 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट। इन खातों में अरब देशों से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। मिडिल ईस्ट, दुबई, ओमान जैसे देशों से हो रही थी फंडिंग। विदेशी चंदा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए फंड मिले। छांगुर बाबा की देश के अलग अलग हिस्सों में 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति है। यानी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे छांगुर बाबा के राज बेपर्दा होते जाएंगे। भोले भाले गरीब लोगों को फंसाकर सिर्फ धर्मांतरण नहीं करवाता था छांगुर बाबा, उसके और भी गैर कानूनी कारोबार थे जिस पर सख्ती से एसटीएफ पूछताछ और जांच कर रही है। छांगुर बाबा के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिवाइस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। कहा जा रहा है कि इन डिवाइसों में धर्मांतरण से जुड़ी वीडियो के साथ ही जरूरी जानकारी मिल सकती है जिससे जलालुद्दीन का काला चेहरा और बेनकाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां आपदा की मार लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ी है और प्रदेश में हुए नुकसान का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। इधर मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ। विभाग ने बरसात को लेकर जो अलर्ट जारी किया उससे एक बार फिर से डर का माहौल देखने को मिला है। पहाड़ों पर आपदा, अब तक लापता कई लोग। राहत बचाव कार्य जारी, कैसे उभरेगा हिमाचल? जी हां, बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से भारी नुकसान तो हुआ है, तो हमारे सामने भी है, लेकिन आखिर कैसे और कब तक हिमाचल प्रदेश इस संकट की घड़ी से निकल पाएगा? कब तक प्रदेश उभरेगा? वहीं मौसम विभाग ने फिर से जानकारी साझा की है जिसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश के मंडी, शिमला और सिरमौर जिला में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिला में हल्की बारिश के आसार हैं। 13 से 16 जुलाई तक मॉनसून सक्रिय होगा। इस दौरान प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश की संभावना है। तो ये तो रहा प्रदेश के मौसम को लेकर अपडेट। अब हम आपको रूबरू करवाते हैं प्रदेश में बारिश के कारण कितना और कहां-कहां अब तक नुकसान की खबर है। हिमाचल में भारी बारिश से 223 सड़कें बाधित हुई हैं। 151 ट्रांसफार्मर और 812 जल योजनाएं अभी भी ठप पड़ी हैं। मंडी सर्वाधिक प्रभावित जिला रहा, जहां 166 सड़कें, 143 डीटीआरस और 204 जल योजनाएं बाधित रहीं। मंडी से धर्मपुर तक NH3 कोटली मार्ग बंद रहा। और कुल्लू की बात करें तो यहां 13 सड़कें और 2 डीटीआरस बंद हैं। कांगड़ा में 13 सड़कें बाधित हुई हैं, परंतु विद्युत और जल सेवाएं सामान्य हैं। सिरमौर जिले में 25 सड़कें बाधित हुई हैं। ऊना में 4 सड़कें बंद हैं। बड़साला पुल को 3 जुलाई से बंद किया गया है। शिमला में 2 सड़कें बंद पड़ी हैं, अन्य सेवाएं सामान्य हैं। किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर में अधिकांश सेवाएं सामान्य हैं। हिमाचल में भारी बारिश से मॉनसून सीजन में 91 लोगों की मौत की खबर है। 750 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। देखिए, आपदा के प्रति मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में भयंकर आपदा आई है और हमारी सरकार ने तीव्रता से उसमें कार्य किया है। हम राजनीति के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लाभ लेने के लिए नहीं जाते हैं, हम लोगों की सेवा के लिए काम करने जाते हैं। जिस दिन आपदा आई उस दिन पहले दिन मैं खुद जब पता लगा कि थुनाग के एरिया में राशन की कमी है, मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो मंडी जिले का ही पार्ट है, लोगों को मिलकर आया, उनके घरों को देख कर आया
शाम को पता लगा कि वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, फिर भी मैंने कहा कि आप चलिए, और हेलीकॉप्टर की सेवा से हमें पहले दिन अनाज पहुंचाया। उसके लिए अगले दिन हमारी कैबिनेट बैठक थी। हमने कैबिनेट बैठक में मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री थे उन्हें तुरंत प्रभाव से भेजा और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और पानी की योजनाओं के संबंधित में जो अधिकारी थे उन्हें दिशा निर्देश दिए। उसके बाद हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी गए, उन्होंने वहां हमने जितना देखा कि जितनी जल्दी सड़कों का खुलनी चाहिए, सड़कें खुली नहीं थी और सारी सड़कों को खोलने के लिए तकरीबन 100 के करीब जेसीबी हमने लगवाई, तो 100 के करीब जेसीबी मशीनें हमने लगवाई, 50 मशीनों का और वहां हमने इंतजाम किया। जब सड़कें खुली तभी सभी नेतृत्व वहां गया। इस चीज को हम नहीं कहते कि हमने कार्य किया है, ये वहां की जनता कह रही है कि हमने सड़कें खुलवाने में सरकारी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो रवैया अपनाया उसको तुरंत प्रभाव से हमने लागू किया। इधर लाहौल घाटी में मौसम ने करवट बदली है, जिसके चलते घाटी के सभी इलाकों में सामान्य बारिश हुई। लंबे समय से घाटी में सूखे जैसे हालात बन गए थे। उपमंडल उदयपुर के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में नकदी फसल सूख गए और कई इलाकों में सूखने के कगार पर पहुंच गए थे। बहरहाल बारिश पर निर्भर रहने वाले किसानों के लिए यह बारिश किसी अमृत से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर गुरुग्राम से, जहां टेनिस प्लेयर राधिका यादव को उसके पिता ने ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस दुखद खबर को सुनकर हर कोई स्तब्ध है, हैरान है। लेकिन इस हत्या की जो वजह सामने आई है वो और भी हैरान कर देने वाली है। जानकारी के मुताबिक राधिका के पिता इस बात से परेशान थे कि उन्हें लोग बेटी की कमाई पर ताने मारते थे। तस्वीरों में दिख रही लड़की इंटरनेशनल टेनिस स्टार राधिका यादव है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसकी स्वाभाविक मौत नहीं हत्या हुई है। हत्यारा भी कोई और नहीं, जिसने बड़े ही अरमान से पाल पोस कर बड़ा किया था, वो पिता ही बन बैठा। साइबर सिटी गुरुग्राम में जिसने भी इस खबर को सुना उसके होश फाख्ता हो गए। हर किसी की जुबान पर बस एक ही चर्चा कि आखिर क्यों एक पिता ही अपनी बेटी का हत्यारा बन बैठा। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 57 इलाके में 11 जुलाई को टेनिस खिलाड़ी राधिका की उसके ही पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब राधिका अपने घर की पहली मंजिल पर बने किचन में काम कर रही थी। तभी पीछे से आए पिता ने अपने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 गोलियां बेटी की पीठ पर उतार दी। अपनी ही बेटी की हत्या जैसे जघन्य अपराध के पीछे की वजह भी जानकर हर कोई हैरान और परेशान है। पहले चर्चा इस बात की हुई कि राधिका के रील बनाने से पिता दीपक यादव परेशान था, लेकिन पुलिस में दर्ज एफआईआर में साफ लिखा गया है कि आरोपी दीपक यादव ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसे गांव के लोग बेटी की कमाई पर ताने देते थे। उसे कहते थे कि लड़की की कमाई खा रहा है। इससे दीपक को गहरा मानसिक आघात पहुंचा था। आरोपी पिता ने ये भी बताया कि उसकी बेटी राधिका एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी थी, जिसने कई बार नेशनल लेवल पर ट्रॉफी जीती थी, लेकिन कंधे में चोट लगने के बाद वह खेल से दूर हो गई थी और उसने अपनी टेनिस एकेडमी खोल ली थी, जिससे अच्छी कमाई हो रही थी। लेकिन लोगों के ताने सुनकर दीपक यादव मानसिक तनाव में रहने लगा और राधिका से एकेडमी बंद करने के लिए कहा, लेकिन राधिका ने मानने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर घर में हफ्ते भर से तनाव चल रहा था, जिसके बाद दीपक यादव ने ये नापाक कदम उठाया। ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई है और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। जो रीजन है घटना के पीछे उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी
जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए, और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके इस हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि राधिका यादव का संयुक्त परिवार था जो एक साथ ही रहता था, लेकिन जब राधिका को गोली लगी तब उसकी मां दूसरे फ्लोर पर बुखार की वजह से आराम कर रही थी और उसके चाचा सबसे निचले फ्लोर पर थे। सवाल उठता है कि क्या सिर्फ लोगों के ताने की वजह से ही पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या जैसे जघन्य अपराध किया, या फिर वजह कुछ और थी? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि राधिका यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो एक बाइक पर इनाम उल हक नामक युवक के साथ बैठी नजर आ रही थी, जो दीपक यादव को बिल्कुल पसंद नहीं आया। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन एक स्टार टेनिस खिलाड़ी की हत्या तो हुई है। हत्या भी किसी और ने नहीं, खुद उसके पिता ने की है। देखना होगा कि पुलिस की तफ्तीश कहां पहुंचती है और हत्या की असल वजह कब सामने आती है। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट। अब खबर कनाडा से, जहां कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई। इस हमले की जिम्मेदारी हरजीत सिंह और फ्लाडी ने ली है। हरजीत सिंह एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने गोली चलाने की वजह भी बताई है। क्या वो वजह है, देखें जरा। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सर्रे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर बुधवार रात फायरिंग हुई। कपिल शर्मा ने 3 दिन पहले 7 जुलाई को कैप्स कैफे नाम के इस कैफे का उद्घाटन किया था। हमलावर ने फायरिंग का वीडियो भी बनाया। इसमें कैफे के बाहर एक कार में बैठा व्यक्ति गाड़ी के अंदर से लगातार फायरिंग करते दिख रहा है। खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह लाडी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हरजीत सिंह उर्फ लाडी पंजाब के नवाशहर जिले के गांव गरपधाना का रहने वाला। लाडी खालिस्तान समर्थक मॉड्यूल का एक्टिव मेंबर। लाडी बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI जैसे संगठन के विदेशी आकाओं से जुड़ा हुआ। NIA ने लाडी को फरार आतंकवादी घोषित किया हुआ। लाडी पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ। भारत में विश्व हिंदू परिषद के नेता विकास बग्गा की हुई हत्या में भी लाडी का नाम जुड़ा। बता दें कि कपिल शर्मा अब भारत के बाहर विदेशों में भी स्टार माने जाते हैं। भारत समेत पूरी दुनिया के कई देशों में कपिल शर्मा के चहेते फैंस रहते हैं। इतना ही नहीं, अक्सर ही कपिल शर्मा को भी इन देशों में शो के लिए बुलाते रहते हैं। कनाडा में भी कपिल शर्मा कई शो कर चुके हैं। इसी के चलते यहाँ कपिल ने अपना रेस्टोरेंट खोला था। कहा जा रहा है कि आतंकी नाडी कपिल शर्मा के शो में हुई एक टिप्पणी से नाराज था। एक प्रतिभागी ने निहंग सिखों की पारंपरिक पोशाक और आचरण पर हुए हास्यास्पद टिप्पणियां की थी, जिससे समुदाय की भावनाओं को कथित तौर पर ठेस पहुंची। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।